नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नशे की होली। होली का त्योहार और नशा इस दौर में चलन बन गया है। लोग शराब, गांजा, भांग से लेकर ड्रग्स तक का सेवन करते हैं और त्योहार मनाते हैं। लेकिन शायद लोगों को ये पता नहीं है कि नशा और नशीले पदार्थों का कॉकटेल उनकी हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है। नशा तस्कर युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य को खराब कर रहे हैं। रेगिस्तान के रेतीले धोरों में तो इन दिनों नशे ने अपनी जड़ें जमा ली। पड़ोसी मुल्क से ड्रोन के जरिए जो नशा आ रहा है वो रेगिस्तान की बंजर भूमि में किसी बरगद के पेड़ की तरह अपनी जड़ें जमा चुका है। यहीं से नशा तस्कर इसे जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ तक सप्लाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नशे की खेप हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र तक पहुंच रही है। आज इस प्रोग्राम में हम आपको नशे का पूरा रूट बताएंगे, साथ ही नशे पर लगाम कैसे लगे इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। होली का त्योहार, फूल रहा नशे का कारोबार। गांजा, भांग, शराब, नशा कर रहा भविष्य खराब। पुलिस ने तोड़ी सप्लाई चेन, तस्कर हुए बेचैन। उड़ता राजस्थान, पुलिस का नशा मुक्ति अभियान। होली का त्योहार है, लोग गुलाल उड़ा रहे हैं, भांग पी रहे हैं, एंजॉय के नाम पर शराब और गांजा का भी सेवन कर रहे हैं। त्योहारी सीजन में राजस्थान में नशे का कारोबार भी खूब फल फूल रहा है। प्रदेश में एमडी ड्रग्स तक का अवैध कारोबार खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और युवाओं के भविष्य को खराब कर रहा है। बाड़मेर, जोधपुर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, हनुमानगढ़, बीकानेर, टोंक जैसे जिलों में पुलिस रोजाना कार्रवाई कर रही है और नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है। पाकिस्तान और गुजरात और पंजाब से सटे सरहदी जिलों में नशे का अवैध कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर पुलिस भी सख्त कार्रवाई कर रही है। आइए आपको बताते हैं नशे के इस नेटवर्क पर पुलिस ने कब एक्शन लिया। 13 जनवरी 2026 डीडवाना कुचामन में 81 करोड़ की एमडी जब्त की। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 14 जनवरी 2026 चित्तौड़गढ़ में 107 ग्राम एमडी, 200 किलो केमिकल जब्त किया। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 17 जनवरी 2026 झालावाड़ में तबेले की आड़ में चल रही एमडी फैक्ट्री पकड़ी। करीब 25 करोड़ की एमडी और केमिकल जब्त किया। 28 जनवरी 2026 झालावाड़ में एमडी, स्मैक और नशीला पदार्थ जब्त। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 30 जनवरी 2026 जोधपुर में एमडी लैब पकड़ी गई। 200 किलो एमडी बनाने का केमिकल और उपकरण जब्त। 2 फरवरी 2026 प्रतापगढ़ में किराना दुकान की आड़ में एमडी फैक्ट्री। 106 ग्राम एमडी, 115 किलो केमिकल जब्त। 26 फरवरी 2026 जयपुर के जवाहर सर्किल थाना पुलिस का एक्शन। पुलिस ने एक ट्रक तस्कर को किया गिरफ्तार। करीब 28 किलो डोडा पोस्त किया गया जब्त। भीलवाड़ा से डोडा पोस्त लाया था तस्कर। 27 फरवरी 2026 उदयपुर में एएनटीएफ का एक्शन। अवैध अफीम की खेती पकड़ी। इन ठिकानों से करोड़ों रुपए की एमडी ड्रग्स, केमिकल और उपकरण जब्त किए गए। हालांकि लगातार हो रही इन कार्रवाइयों के बावजूद कई बड़े सरगना भी फरार हैं। नशा तस्कर युवाओं को नशे में झोंक रहे हैं और अवैध कारनामों से अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राजस्थान में नशे के बढ़ते नेटवर्क को लेकर विधानसभा में भी चिंता जताई गई है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और पिछले कुछ महीनों में कई बड़ी फैक्ट्रियां नष्ट की गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि नेटवर्क जटिल है और इसमें कई स्तरों पर लोग जुड़े होते हैं।
केमिस्ट, सप्लायर, स्थानीय मददगार और सीमा पार के तस्कर। प्रशासन अब ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष निगरानी, ड्रोन सर्विलांस और जन जागरूकता अभियान बढ़ा रहा है। प्रदेश में बढ़ते नशे के नेटवर्क ने न सिर्फ प्रशासन की चुनौतियां बढ़ा रहा है, बल्कि युवाओं के भविष्य को भी खराब कर रहा है। एमडी, गांजा, अफीम और शराब का नशा युवाओं के मस्तिष्क पर गहरा असर डाल रहा है, जिससे वे मानसिक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। जरा देखिए, एमडी एक अत्यंत खतरनाक सिंथेटिक ड्रग है। ये सीधे मस्तिष्क की तंत्रिका प्रणाली पर असर डालती है। एमडी के सेवन से क्षणिक ऊर्जा और उत्साह मिलता है, लेकिन ये धीरे धीरे गंभीर मानसिक रोग, अवसाद, पागलपन जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। दिल की धड़कन में अनियमितता होती है, कई बार अचानक मृत्यु का कारण बनती है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक असुरक्षा जैसी स्थितियां युवाओं को नशे की ओर धकेल रही हैं। एमडी की उपलब्धता बढ़ने से कॉलेज और कामकाजी युवाओं में इसका प्रयोग तेजी से बढ़ा है। ये ड्रग सस्ती नहीं है, लेकिन आसानी से मिलने की वजह से इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। पश्चिमी राजस्थान में एमडी ड्रग्स का बढ़ता कारोबार सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए गंभीर खतरा है। कड़े कानून, लगातार पुलिस कार्रवाई और जन जागरूकता और सहयोग से ही थार के धोरों में बढ़ते इस कारोबार को रोका जा सकता है। इसी तरह से शराब और भांग का नशा भी हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। होली के त्योहार पर तो लोग नशे में भी कॉकटेल करते हैं। लोग भांग, शराब और गांजा एक साथ पीते हैं, जो कि शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। शराब का सेवन सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। अगर भांग के साथ शराब भी पी रहे हैं तो ये बेहद गंभीर है। इससे आपको डबल नशा चढ़ सकता है, आपको अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ सकता है। शराब फेफड़ों के लिए नुकसानदायक होती है। इसमें मौजूद सल्फाइड अस्थमा के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। शराब में इथेनॉल भी मौजूद होते हैं। ऐसे में आपको शराब पीने से बचना चाहिए। अधिक शराब पीने से जल्द ही आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं। भांग का नशा कभी कभी इतना चढ़ता है कि इंसान को होश नहीं रहता। आमतौर पर नशे के बाद सिर भारी हो जाता है। लोग इसे ठीक करने के लिए दवा का सहारा लेते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। होली जैसे त्योहार में लोग भांग और शराब का सेवन करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि भांग और शराब खास तौर से लोग एक साथ पी जाते हैं। ये दोनों एक साथ शरीर पर काफी बुरा अटैक करते हैं। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आप शराब और भांग का एक साथ सेवन ना करें। वहीं शराब के साथ साथ समोसे, पकोड़े, नमकीन जैसी चीजें साथ लेकर ना बैठें। भांग के बाद मीठा खाना भी नशे को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसके सेवन के बाद चक्कर, सिरदर्द और आलस्य होता है। नशा चढ़ जाने पर एक जगह लेट जाए या फिर सो जाए। नींद लेने से इसका नशा कम होगा और आपके स्वास्थ्य को कम नुकसान होगा। नशा तस्करी के इस खतरनाक खेल में बड़े तस्कर तो पकड़े नहीं जाते, लेकिन छोटे स्तर पर काम करने वाले स्थानीय बेरोजगार युवा जरूर पकड़े जा रहे हैं। ये युवा पैसे के लालच में इस धंधे का हिस्सा बन रहे हैं और यही लोग नशे को स्कूलों, कॉलेजों और कस्बों तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह राजस्थान इस पूरे नशे रूट का कॉरिडोर बन चुका है। सीमा से एंट्री, हाईवे से ट्रांजिट और बड़े शहरों से डिस्ट्रीब्यूशन, यही ड्रग माफिया का पूरा रास्ता है। अगर इस पर तुरंत लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में यह हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब राजस्थान में नशे की इस तस्करी के जाल को किस तरह से तोड़ा जाए और पाकिस्तान से लगातार हो रही इस तस्करी पर लगाम कैसे लगाई जाए, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय मैं करवा देता हूं। सबसे पहले विकास कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, ANTF IG। विकास जी, स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर हमारी इस खास पेशकश में। योगेंद्र जोशी जी, रिटायर्ड RPS हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, आपका भी स्वागत है सर जी राजस्थान पर।
डॉक्टर संजय कुमार मनोवैज्ञानिक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय, आपका भी स्वागत है सर जी राजस्थान पर। और भाग्यश्री सैनी जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, आपका भी स्वागत है जी राजस्थान पर। सबसे पहले विकास कुमार सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। बड़ी चुनौती आपके सामने रहती होगी सर, और मैंने अभी ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाया किस तरह पाकिस्तान से ये ड्रग सप्लाई हो रही है। हथियार तो सप्लाई होते ही थे, ड्रग लगातार सप्लाई हो रही है, ड्रोन के जरिए ड्रग सप्लाई हो रही है, एक पूरी प्लानिंग के साथ। आपको किस तरह से सूचना मिलती है, किस तरह से इस पर रोक लगाते हैं, किस तरह से इस पूरे नेटवर्क को आप तोड़ रहे हैं सर? देखिए, राजस्थान परंपरागत रूप से अफीम और अफीम उत्पादों से ज्यादा प्रभावित रहा है। राजस्थान मध्य प्रदेश की जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इसमें राजस्थान के चित्तौड़, झालावाड़, प्रतापगढ़, बारां, कोटा, भीलवाड़ा, ये सब जिले आते हैं। मध्य प्रदेश का नीमच, रतलाम, मंदसौर, ये सब जिले आते हैं। वहां पर ऑफिशियली अधिकृत रूप से अफीम का उत्पादन होता है। उस उत्पादन में से कुछ क्वांटिटी सरकार को देके बाकी को डाइवर्ट करके काले बाजार में बेचना, यह धंधा बड़े परंपरागत रूप से चलता रहा है। और अफीम के उत्पाद जैसे डोडा चूरा हुआ, और उससे स्मैक, ब्राउन शुगर, हेरोइन, ये सारी चीजें बनती रही। तो ये परंपरागत रूप से इसकी खपत होती रही राजस्थान में भी जी। पर अब अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में बन गई है वह है परिष्कृत मादक पदार्थ। सबसे बड़ी समस्या विकराल दैत्य के रूप में जो सामने आया है वो आया है एमडी, जिसे मेफेड्रोन बोलते हैं, 4-MMC बोलते हैं, म्याऊ म्याऊ भी बोलते हैं जी। यह एमडी परिष्कृत मादक पदार्थ है, सिंथेटिक नार्कोटिक सब्सटेंस है। यह एमडी उसी तरीके से एक और सब्सटेंस है एमडीएमए। तो इस तरह के परिष्कृत मादक पदार्थों का कुप्रचलन गांवों में, शहरों में, कस्बों में, ढाणियों में, हर जगह बड़ी तेजी से फैल रहा है। और ये इनमें एडिक्शन ज्यादा है। दो से तीसरा, दूसरे से तीसरा डोज लेते ही एडिक्शन हो जाता है। महंगे हैं, और 3 साल के भीतर आदमी ईश्वर को प्यारा हो जाएगा। सर, ये तो आपने मुझे बताया कि खतरा क्या है, लेकिन सर ये भी समझाइए दर्शकों को जरा कि आखिर जो पाकिस्तान के जरिए यहाँ पर ड्रग्स पहुंच रही है, किस तरह से वो अपने टारगेट को साधते हैं, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपने गुर्गे छोड़े हुए हैं जो उनकी ड्रग्स को सप्लाई करते हैं। क्या हम इस जाल को तोड़ पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं क्या सर? पाकिस्तान वाले ड्रग की जो आप बात कर रहे हैं ना जी, उसको थोड़ा सा मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य समझाऊं। गोल्डन ट्रायंगल, डेथ ट्रायंगल कहते हैं उसको, और डेथ क्रेसेंट। पूरी दुनिया में ये 2 इलाके हैं जहां अफीम का उत्पादन होता रहा है। गोल्डन क्रेसेंट राजस्थान सीमा पे है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान आता है। और गोल्डन ट्रायंगल या डेथ ट्रायंगल जो है उसमें थाईलैंड, म्यांमार और लाओस ये आते हैं, जो हमारे भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर है। इन जगहों पर अफीम की बड़े पैमाने पर अवैध पैदावार होती रही, और उस अफीम से उसको हेरोइन बनाकर भारत में ड्रोन के माध्यम से भेजने का, पहले परंपरागत रूप से आया करती थी ये सड़क मार्ग से, पर देश के विभाजित होने के बाद जी, जब सीमा पे तारबंदी हो गई और आना जाना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो गया, तो उसके बाद ड्रोन के माध्यम से यह आना बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। ज्यादा प्रभावित इससे जम्मू कश्मीर और पंजाब का इलाका रहा। राजस्थान में गंगानगर और बीकानेर तक ये ड्रोन आते रहे। पर यदि राजस्थान में खपत के हिसाब से देखें तो इनकी खपत राजस्थान में कम रही। यह ज्यादातर पंजाब और उस इलाके में सप्लाई होती रही, क्योंकि श्रीगंगानगर भी पंजाब से सटा है। मैं सर फिर से आ रहा हूँ आपके पास, मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास। डॉक्टर संजय कुमार, मुझे जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए, त्योहारी सीजन है, होली का त्योहार, और होली के त्योहार, क्या ये भी एक मानसिकता रहती है क्या इन लोगों की कि होली के त्योहार पर ये नशे की खेप की खपत ज्यादा होगी? मानसिकता क्या कहती है इन बेचने वालों की भी और खरीदने वालों की भी?
डॉक्टर संजय। देखिए सर, बहुत सारे जो कल्चरल एरियाज हैं, कल्चरली वहाँ पे अलाउड है अलग अलग तरीके की ड्रग्स का यूज, और उस वजह से भी, और ओबियस सी बात है कि जितने इस प्रकार के स्पेशली होली जैसे जो त्योहार होते हैं वहाँ पे इनकी खपत बढ़ती है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जब ऐसे त्योहार आते हैं तो उसके बाद में एक फन के रूप में भी लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। और आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो मीडिया के प्रभाव से जो ड्रग के यूज को नॉर्मलाइज कर दिया गया, तो उस वजह से भी कहीं इसकी खपत बढ़ने की संभावना हर वक्त ही ज्यादा रहती है। योगेंद्र और जोशी इसके अलावा जी मैं आ रहा हूं सर आपके पास। योगेंद्र जोशी जी, क्या ये एक बड़ा टास्क रहता है क्या स्थानीय पुलिस के लिए भी? अब तो मतलब ड्रग्स की फैक्ट्रियां तक संचालित हो रही है सर, और सबसे पहले तो स्थानीय लोकल पुलिस को पता होना चाहिए। ये बड़ी चुनौती है क्या पुलिस के लिए? देखिए सुमित जी, चुनौती तो है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि अगर मान लीजिए इलाके के अंदर ये ड्रग्स सप्लाई हो रही है, या मान लीजिए इंजेक्शन मिल रहे हैं या एमडी ड्रग्स मिल रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस को पता ना हो। मैं इस चीज को मानता नहीं हूं। ये जरूर है कि इग्नोर कर सकती है पुलिस, कि जैसे अब यहाँ जवाहर नगर कच्ची बस्ती में जाइए तो आपको इंजेक्शन मिल जाएंगे, एमडी ड्रग्स के इंजेक्शन मिल जाएंगे, ऑटो रिक्शा वाले, साइकिल रिक्शा वाले, ये कई मिलते हैं और जगह जगह ये चीज मिल जाती है। लेकिन चूंकि इसकी जो कार्रवाई है ना एनडीपीएस एक्ट में, वो बड़ी सख्त कार्रवाई है, और कारण यह है कि पुलिस एक साधारण इन्वेस्टिगेशन की तरह इस इन्वेस्टिगेशन को अगर देखती है तो फिर इसके अंदर मुलजिम की जमानत भी हो जाती है, बरी भी हो जाता है। क्या तो सबसे बड़ी बात त्योहारी सीजन में, खासतौर पर मैं होली की बात कर रहा हूं सर, क्या पुलिस इस त्योहारी सीजन में होली पर और ज्यादा एक्टिव हो जाती है क्या इस तरह के नशे के सौदागरों को लेकर? देखिए, होनी तो चाहिए, क्योंकि हमेशा ये रहता है कि जहां पर अभी जैसे जहां क्लब होंगे, जहां पर सामूहिक रूप से कोई कॉलेज है या कोई स्थान है जहां पर इकट्ठे होते हैं मोहल्ले वासी, या कोई उनके अंदर इस तरह की होती है जो पहले से प्लान बना लेते हैं कि हम यहाँ पर अफीम, चरस, गांजा, ज्यादातर भांग का प्रयोग ज्यादा करते हैं लोग। और लेकिन चूंकि अभी कुछ दिनों से ये हीरोइन का और एमडी ड्रग्स का चल गया चलन, तो इसका प्रयोग भी ये ज्यादातर करने लग गए, जो कि लड़के हैं, जो कॉलेज के लड़के हैं वगैरह, ये बहुत ज्यादा करने लगे हैं। तो मैं समझता हूं पुलिस को, वैसे तो पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती इस प्रोग्राम में, जब होली का उधड़ंग होता है तो उसमें पुलिस नहीं करती, वो तो सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम करती है। लेकिन इससे पहले कि ये होली का त्योहार आए, उससे पहले पुलिस को इस प्रकार की, जिस तरह से ड्रोन से आ रहे हैं, बंदरगाहों से आ रहे हैं, या जहां पर बन रहे हैं वहां पर दबिश देनी चाहिए, और दबिश देकर के उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, माल गिरफ्तार करने से कोई नहीं होगा, माल के साथ मुलजिम गिरफ्तार होना चाहिए, उसका लिंक माल से होना जरूरी है। जब फर्दे बनती है इसके अंदर, ये इतना सख्त प्रोसीजर है कि वहां कहीं न कहीं लूप लॉल छूट जाते हैं और उसकी जमानत हो जाती है। तो ये बढ़ क्यों रहा है? बढ़ इसलिए रहा है कि हमारा अभियोजन पक्ष कमजोर रहता है। अब आप देखिए, इसके अंदर धारा 37 है जिसके अंदर जमानत नहीं होती आदमी की, लेकिन अगर जमानत कब होगी? जब वो उसने पहले ही अपराध नहीं किया हो और करने के बाद ये प्रॉमिस करता हो कि मैं अब अपराध नहीं करूंगा, तब जमानत नहीं होगी। ये लिखा हुआ है एक्ट के अंदर। हाँ, लेकिन हमारी जो न्यायपालिका है, एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है सामाजिक कार्यकर्ताओं पर। भाग्यश्री सैनी जी, आप लगातार मैदान में मुस्तैदी से मौजूद रहती हैं, आप हर उस छोर तक पहुंचती हैं जहां पर इस तरह के लोग होते हैं, उनको समझाइश की कोशिश की जाती है आपके जरिए। आप अगर धरातल पर, मैं आपसे जानना चाहूं, धरातल पर स्थिति क्या है? योगेंद्र जी बात कर रहे थे कच्ची बस्तियों में, वहां पर ये ड्रग्स, एमडी ड्रग्स, ये खेप पहुंचती कैसे है? देखिए, अभी का सोसाइटी का अगर आप सेटअप और सोसाइटी का अगर माहौल आप देखेंगे तो हमने, आमजन ने जो है नशे को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। और अगर आप आज के यंगस्टर्स देखेंगे, आज के लोग देखेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि उन लोगों में ये स्टेटस सिंबल है। अगर आप नशा कर रहे हैं इट मींस आप कूल है, अगर आप नशा नहीं कर रहे इट मींस आप बैकवर्ड है, आप इंट्रोवर्ट है। तो सोसाइटी में एक तरह से ये माहौल क्रिएट हो चुका है। अब बात आती है कि नशे की। देखिए, कोई भी बच्चा जो होता है ना, वो नशे का आदी बचपन से पैदा नहीं होता है, वो बाद में जो उसका एटमॉस्फेयर होता है,
है, वो चाहे स्कूल का है, चाहे वो घर का है, चाहे वो आसपास का है, चाहे वो प्रेशर है, चाहे वो जो कॉम्पिटिटिव माहौल सोसाइटी में चल रहा है, बहुत से मल्टीपल कारण है कि परिवार में कलह है, वो सारी चीजें हैं जो उसे नशे की तरफ धकेलती है और उसे लगता है कि ये सारी चीजों का जो सॉल्यूशन है ये नशा हो सकता है। अभी की सोसाइटी में अगर आप देखेंगे, जो पेरेंट्स है जो वर्किंग नहीं है, जो अपने बच्चों के लिए विजिलेंट नहीं है, जिनको ये परवाह ही नहीं है कि उनके बच्चों की संगत क्या है, वो किसके साथ बैठ रहा है, जब पहली बार उसने नशा किया था तो कब किया था और घर पे वो कैसे आ गया, ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अभी भी अगर नशा जिस तादाद में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए उस तादाद में कार्रवाई नहीं है। हम सिर्फ कच्ची वस्तुओं की बात नहीं कर रहे हैं, ये ड्रग्स, ये नशे की खेप तो आप लोअर मिडल अपर किसी भी क्लास में चल जाइए, वो लोग काम में ले ही रहे हैं। इसे मानसिकता, किस तरह से मानसिकता के तौर पर देखा जाए, किस तरह की मानसिकता इन लोगों की, चाहे लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, नशा लेने से चूक नहीं रहे हैं और इनकी पहुंच, इनके कॉन्टैक्ट वहां तक पहुंच भी जाते हैं। देखिए, मैंने जैसा कहा कि अभी जो नशा है वो स्टेटस सिंबल बन चुका है, वो कूलनेस का पैमाना हो चुका है, आधुनिकता का पैमाना हो चुका है। अगर आप मॉडर्न है, इट मींस आप नशा कर रहे हैं तो आप मॉडर्न है, वरना आप मॉडर्न नहीं है। वो अगर आप स्कूल में या यंगस्टर्स में आप देखेंगे तो उनमें कंपटीशन होता है कि भाई हाँ ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है, मुझे भी कूल दिखना है, तो दिस इज द रीजन। और अगर आप लोअर क्लास की बात करें तो उनको तो एक आदत होती है, आदत होने के बाद में वो आदत चली आती है। अब बात कर रहे हैं हम लोग ये नशा क्यों आ रहा है। देखिए, जिस ऑब्वियसली जितना डिमांड है तभी सप्लाई हो रही है, अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि 2 दिन पहले जब मैं ईदगाह में थी और वहां पे पेरेंट्स बोल रहे थे कि मैम हमारे बच्चे इंजेक्शन लगा के पड़े होते हैं और यहाँ पे पुलिस को भी पता है, लेकिन वो लोग उतना क्रिएटिव तरीके से वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो रोक ही नहीं रहे, उनको लगता है कि ठीक है ना। अब आप देखिए कितने लोग ड्रिंक करके चलाते हैं, कितने लोगों को पकड़ा जाता है, कितने लोगों को जेल पहुंचाया जाता है, कितने लोगों को रोका जाता है। हमने ये मान लिया है कि ये हमारी आम जीवन का हिस्सा है, यूं ही चल रहा है, यूं ही चलता है। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ पेरेंट्स का रोल है, बट पेरेंट्स का ही तो रोल था जहां से बच्चा स्टार्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप जितना समाज में जितने व्यापक तरीके से नशा फैल चुका है, उनको व्यापक तरीके से काम करने की जरूरत है। इजीली इंजेक्शन मिल जाते हैं। हम लोग इस नेटवर्क पर रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? विकास सर, मुझे ये जानना है कि सिर्फ ये खेप पड़ोसी देशों से ही नहीं आ रही है, ये तो फैक्ट्रियां तक बन गई है यहाँ पर। हम उन फैक्ट्रियों पर ताला क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? हम इन लोगों पर जो नशे के सौदागर हैं, अगर इन पर ही रोक लग जाएगी तो शायद ये खेप आगे पहुंचे ही ना। विकास सर, नहीं, यह एक दृष्टिकोण है। नशे के 4-5 अवयव हैं। एक है उत्पादन, दूसरा है आपूर्ति, तीसरा है खपत, चौथा है इसकी वित्तीय व्यवस्था और पांचवा है समाज का नशे। सर, एक और सवाल मैं ऐड ऑन कर रहा हूं, आप अपने जवाब के साथ इसका भी जवाब दीजिएगा। क्या पश्चिमी राजस्थान में ये नेटवर्क ज्यादा जाल बिछाता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? हाँ, सही है। पश्चिमी राजस्थान में इसकी जड़ें थोड़ी ज्यादा गहरी हैं। यह सही है। क्यों है ये अभी मैं बताता हूँ आपको। अब नशे की खपत की बात करें तो मनुहार रेयान, ये आपने सुना होगा, पश्चिमी राजस्थान में जी यह एक परंपरा रही। कोई भी समारोह होना है, कोई भी अनुष्ठान होना है, कोई भी घर में कोई आयोजन है, तो आने वाले अतिथियों को अफीम या डोडा का घोल चटाया जाएगा। अमल कहते थे उसको, डोडा चूरा होता है। और ये मनुहार की परंपरा थी और धीरे धीरे इस परंपरा ने लोगों को लत का शिकार बनाया और एक पूरी पीढ़ी जो आज बुजुर्ग हो रही है वह इस बुरी तरीके से इस अफीम और डोडा चूरा की आदी हो गई कि उनकी मांग होती है कि हमको दवा के रूप में दिया जाए, वरना इसके बिना हम जी नहीं सकते। 2014 में सरकार ने रोक लगाई, डोडा चूरा की लाइसेंसी बिक्री हुआ करती थी, उस पर रोक लगाई गई क्योंकि अल्टीमेटली नशा था। पर अब युवा पीढ़ी जो है, वही युवा पीढ़ी अफीम और डोडा चूरा के चक्कर की बजाय इन परिष्कृत सिंथेटिक ड्रग्स के चक्कर में पड़ी, जिसमें आपको MDMA, MD बताया हमने, और अफीम और डोडा चूरा से भी स्मैक, हेरोइन और ब्राउन शुगर के तरह की चीजें आई, जिसकी खपत वहां बढ़ने लगी। क्योंकि उनकी खपत इसलिए बढ़ी कि उनको स्थानीय स्तर पे बनाया जाना आसान था, क्वांटिटी कम थी तो छुपा कर ले जाना आसान था, और उनको खाना या उनका सेवन करना आसान था, तो इसलिए यह चीजें बढ़ती गई। बट मैं एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछता हूं आपसे जी कि राजस्थान की अगर बात आप करें तो कई सारे समुदाय हैं
जिनके संस्कार, परंपरा, मर्यादा, मूल्य, वर्जना ऐसी है कि वो मांसाहारी नहीं है, नॉनवेज नहीं खाते, उस समाज के लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को या युवा वर्ग को भी आप मांसाहार की ओर तरफ ले जाना चाहो, नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके संस्कार बड़े मजबूत है। पर वही युवा पीढ़ी, उसी समुदाय की युवा पीढ़ी नशे का प्रचुर मात्रा में सेवन कर रही है। और इसका एक बड़ा असर है, ये मुझे संजय कुमार जी थोड़ा डिफाइन कर पाएंगे। संजय जी, ये भाग्यश्री जी भी बता रही थी, अगर आपको चिंता है तो नशे की ओर युवा चले जाते हैं, खुशी है तो नशे की ओर, मिडिल, अपर, लोअर, कोई भी क्लास हो, नशे की ओर भागता हुआ क्यों जा रहा है, और किस तरह रोक लगाई जाए, किस तरह इनको समझाया जाए, किस तरह की काउंसलिंग की जाए? देखिए, आज के समय में जो मेट्रो लाइफ कह लो या इंटीरियर इंडिया की भी बात अगर हम कर लेते हैं, तो पेरेंट्स के पास में उतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों से खुल के उनकी प्रॉब्लम्स पे बात कर पाएं। हम लोग मनोवैज्ञानिक है, और सही बात यह है कि हमारे देश के अंदर मेंटल हेल्थ जैसे विषय पे बात कम की जाती है, और हम सबकी जिंदगी में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, और जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है उसका किया क्या जाए, उसका समाधान हमारे पास किसी सोर्स से बच्चों के पास में नहीं होता। तो वो भी एक बड़ा रीजन है कि ऐसे में जब कभी भी वो डिप्रेशन की कंडीशन में होते हैं, ब्रेकअप की कंडीशन में होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी एंड्रेसेस होती है कि उसको वो कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे केसेस में अगर कोई समाधान उनके पास में दिखता है तो वो उनके पीयर ग्रुप से आता है। मैडम ने जैसे भी बताया था कि फिट इन के लिए लोग यूज करते हैं, वो नॉर्मल लाइफ में करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल बेसिक कॉज ये भी है कि हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में हमारे कोई सोर्स नहीं, उस पर बात की जाए, और ऐसे में फिर ड्रग एक इजी सोर्स लगता है कि उसको लेने के बाद में आपकी प्रॉब्लम कम से कम कुछ समय के लिए हल हो जाती है। एक तो ये कि रीजन बड़ा है जिसके बारे में यूथ के अंदर में जो ये ड्रग का यूज जो है वो बढ़ रहा है। स्टिग्मा दूसरा एक रीजन है जिसकी वजह से लोग इस पे बात नहीं करते, ना फैमिली बात करती, और ना ही बच्चे खुद इसके बारे में डिस्कस करना चाहते किसी और से जाकर के कि वो परेशान है, नींद नहीं आ रही है, उनको पढ़ाई ठीक से हो नहीं पा रही है। ठीक है, वक्त तक आ जाए सर, एक 10 सेकंड का क्लोजिंग कमेंट। भाग्यश्री सैनी जी, सामाजिक कार्यकर्ता है आप, चुनौती आपके सामने ज्यादा रहती है, किस तरह से आगे देख रही हैं आप इस चुनौती से निपटने के लिए? सिर्फ 10 सेकंड में मैम। देखिए, हमें इसके प्रिवेंशन, इसके कंट्रोल और इसके पुनर्वास तीनों स्तर पे काम करना होगा। और अगर आप सोचें कि गवर्नमेंट सिर्फ इसको रोक सकती है, तो बिल्कुल नहीं। लॉ एंड ऑर्डर, परिवार, समाज, सभी की भागीदारी होगी, तब जाके हम लोग नशे जैसी चीजों को रोक सकते हैं। अकेले अगर हम लोग बोलें कि सिर्फ लॉ स्ट्रिक्ट हो जाए, बिल्कुल लॉ को स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, तभी नशा कंट्रोल होगा, तभी वो आएगा नहीं, क्योंकि अगर सप्लाई नहीं होगी तो फिर डिमांड भी नहीं होगी, अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। हमारे तीनों लेवल पे काम करने की जरूरत है, तब हम लोग लड़ सकते हैं। होना पड़ेगा। और विकास कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विकास जी ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कितनी चुनौतियां भी इनके सामने आती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नशे की होली, नशे को ना और कीजिए होली को हाँ। होली का त्योहार आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।